तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 28 मई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हम स्टूडियो में नहीं है, थोड़ा बाहर है, तो अगल बगल से कोई आवाज़ें आए तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। आज के जो प्रश्न हमें भेजे हैं वो भेजे हैं सैलू मिश्रा जी ने, और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास भेज दिए। आज तक इतने प्रश्न किसी भी एग्जाम एनालिसिस में नहीं मिले थे जितने प्रश्न आज हमें यहाँ पर मिल गए हैं। लगभग पूरे 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के मिल गए हैं और लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके साइंस के मिल गए हैं और मैथ के पूरे एचटी सवाल भी हमको मिल चुके हैं। तो हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सैलू मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज दीजिएगा अपने नाम के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और साइंस की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान रहा है चीनी उत्पादन में। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। और ये सारे प्रश्न 100% रियल हैं। जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं वो लोग अगर इन प्रश्नों को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये रियल प्रश्न है या फिर नहीं है। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ 100% कि ये 100% रियल प्रश्न है। और हमारे चैनल पर हमेशा आपको 100% रियल प्रश्न ही मिलते हैं। तो देखिए, तो भारत ब्राज़ील के बाद विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आज भारतीय चीनी उद्योग का वार्षिक उत्पादन जो है अनुमानतः 8,000 करोड़ रुपए का, 80,000 करोड़ रुपए का जो है वार्षिक आपका उत्पादन भारत में चीनी का हो रहा है, ठीक है। तो भारत दूसरे स्थान पर है चीनी उत्पादन में। अगले देखिए, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है। बहुत यहाँ पर आज का लेवल जो है थोड़ा सा टफ था, ठीक है। अभी तक जो है आपके यूएनओ के पूछ ले रहे थे, यूनेस्को पूछ ले रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर पूछा है यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, उर्सुला वान डेर लेयन, ये आपके यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वान डेर लेयन ने 25 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। अब ये 25 अप्रैल 2022 को भारत आई हुई थी, रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की थी, इसलिए यह करंट अफेयर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब करंट अफेयर कहाँ से पूछी जा रही है उसके बारे में हम करंट अफेयर की 2-3 वीडियो बना देंगे जहाँ से लगातार करंट अफेयर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में आपका सालार जंग संग्रहालय स्थित है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसी नदी के किनारे जो है दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में स्थित है। यह एक कला संग्रहालय है। यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। तो 3 भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय जिनमें से यह एक है, ठीक है। हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के जो है ये आपका संग्रहालय बिल्कुल करीब में है, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि हम स्टूडियो में नहीं, आज बाहर से हम जो है आपका एग्जाम एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, गोल गुंबज जो है वो किस राज्य में स्थित है। सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। देखिए, अभी तक क्या पूछा जा रहा था, अभी तक पूछा जा रहा था गोल गुंबज कहाँ पर है, तो सब लोग बीजापुर याद किए होते, बीजापुर आंसर लगा देते थे, लेकिन आज यहाँ पर पूछ लिया बीजापुर नहीं पूछा है, ऑप्शन में ही नहीं दिया बीजापुर। आज आपसे पूछा है कि कौन से राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी देखिए। तो गोल गुंबज या फिर गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल याकूत ने इतनी ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। आपको यहाँ पर मैथ्स के भी प्रश्न देखने को मिलने वाले, लास्ट में एज इट इज जो प्रश्न पूछे गए सवाल, वो सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे कि आज कितने कितने नंबर के स्टूडेंट आज जो है हमारे पास आए हैं, कि कितने कितने नंबर लोगों के आए हैं, ठीक है। ग्लूकोमा रोग जो है वो किससे संबंधित है। सही आंसर है ग्लूकोमा रोग जो है वो शरीर के आंख नामक हिस्से से संबंधित, यानी आंख से संबंधित रोग है ग्लूकोमा। चलिए कुछ जानकारी देखिए। तो ग्लूकोमा एक सामान्य नेत्र रोग है जो ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यह ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जो आंखों से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है, जिससे परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि होती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो ग्लूकोमा है वो आपका दृष्टि से संबंधित है, आंखों से संबंधित एक रोग है, आपको बस इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर संगीत बजाने पर जो आपकी प्रतिध्वनि है, ये यहाँ पर प्रतिध्वनि होगी, प्रतिध्वनि जो है प्रतिध्वनि वो कितनी स्पीड से वापस आती है, ठीक है। ऑप्शन दिया था 1/4 स्पीड से, 1/5 स्पीड से, और लास्ट ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रतिध्वनि है वो आपकी वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। देखिए, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, यानी कि आपकी प्रतिध्वनि वापस नहीं आएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट दिन तक 20 जून तक लगातार हम आपका एग्जाम एनालिसिस हर एक शिफ्ट का इसी तरह से करवाने वाले हैं, ठीक है। किसका घनत्व तो अधिकतम होगा, तो उसमें दिया था ऑप्शन में 40 डिग्री पर जल, पेट्रोलियम या फिर बर्फ। किसका घनत्व अधिकतम होगा। सही आंसर है जल का जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड था शायद, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। देखिए, तो बर्फ और यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन किस में हो रहा था, बर्फ और जल में कन्फ्यूजन हो रहा था। तो देखिए, बर्फ के पिघलने पर ये हाइड्रोजन का बंध टूट जाते हैं,
जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के पिघलने पर हाइड्रोजन बंधन टूट जाते हैं, जिससे जल के अणु एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं। इस कारण जल का आयतन जो है वो घट जाता है। इस कारण बर्फ़ का घनत्व कम और जल का घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? तो हीरे का घनत्व सबसे अधिक होता है। पूछा जा सकता है आगे कि सभी तत्वों, सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? तो हीरे का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 3150 से लेकर के 3530 किलोग्राम प्रति घन मीटर जो है इसका घनत्व हो सकता है। ठीक है, चलिए, किसी भी तत्व की जो घनत्व की इकाई होती है वो प्रति इकाई आयतन, मतलब इसका जो इकाई जो होती है वो प्रति घन मीटर इसकी इकाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? एमपी से एक से दो प्रश्न एमपी से पूछे गए हैं, लेकिन काफ़ी डीप प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1969 में जो है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी देखिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, जो न्यायमूर्ति वी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा घाटी विकास के बंटवारे पर निर्णय लेने के लिए बनाया गया था। थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे हम, क्योंकि प्रश्न काफ़ी सारे हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाना चाहते हैं। देखिए, रसोई गैस किस किस का मिश्रण होता है? सही आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जो रसोई में आपकी गैस इस्तेमाल में की जाती है, जिसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटीन और 3 एलपीजी गैसों का मिश्रण जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पूछा था RH जो है वो किसका प्रतीक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा RH जो है आपका रोडियम का प्रतीक होता है। कुछ अन्य प्रतीक देख लीजिए जो पूछे जा सकते हैं। तो रोडियम को RH से दर्शाते हैं, पलाडियम जो है उसे PD से दर्शाते हैं, चांदी को Ag से, कैडमियम को CD से और आर्सेनिक को AS से दर्शाते हैं। आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पौधों में जो हरा रंजक होता है वो किसकी वजह से पाया जाता है? यानी पौधों में जो हरे रंग होते हैं वो किसकी वजह से पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पौधों में हरा रंग पाया जाता है। देखिए कुछ जानकारी, तो क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरोफिल सभी हरे पौधों और कुछ अन्य जीवों में उपस्थित एक वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। याद रखना, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित किया जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और ये प्रश्न आपका पटवारी में भी पूछा, MP टेट में पूछा, आपका आबकारी में पूछा, और एक बार फिर से आपका यहाँ पर जेल पहरी में भी पूछा गया है। तो लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इन प्रश्नों को लेकर के हम एक वीडियो कंपाइल कर देंगे, जिससे कि जिसका भी आपका जून में एग्जाम होने वाला है उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। वायु क्या होता है पूछा था, सही आंसर था गैसों का मिश्रण जो है आपका वायु जो है वह गैसों का मिश्रण होता है। देखिए, तो वायु जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। आप जानते हैं सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो 78% आपकी नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। लगातार 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मेरी मेहनत मेरे भाई पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है आपका? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए भाई ये सही एकदम सटीक एनालिसिस और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके अपने चैनल केवल सक्सेस जंक्शन पर ही मिलते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे यही सारे प्रश्न आपको अन्य चैनल पर भी दिखने लगेंगे। सब लोग जो है यहाँ से कॉपी करके जो है वहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ओरिजिनल चैनल आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर बने रहिए। सोडा और चूना द्वारा जल का स्थायी कठोरता को दूर किया जाना क्या कहलाता है भाई? यह क्लार्क विधि कहलाती है। विधि पूछी गई थी, अभी तक आपसे पूछा रहा था भाई बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। अब वो जमाने चले गए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लार्क विधि पूछी गई थी, क्लार्क विधि, बॉयल का नियम, ये सब आपको पढ़ करके जाना। ठीक है, चलिए क्लार्क विधि क्या होती है आपको बता देते हैं, जिससे आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए, इस विधि में चूने के पानी अर्थात CaOH के होल टॉइस को कठोर जल में मिलाया जाता है और परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नीचे पेंदी में बैठ जाता है। उन्हें फिल्टर किया जा सकता है, इस तरह कठोरता को हटाया जाता है। यह आपकी क्लार्क विधि कहलाती है। ठीक है, शौचालय के पानी का रंग कैसा होता है? काफ़ी विवादित प्रश्न है। इसका आंसर हमने बहुत ढूंढने पर भी हमको नहीं मिला। एक जगह हमको जो है बहुत ढूंढा मैंने, तो एक जगह हमको इसका रंग भूरा मिला है और वहाँ ऑप्शन में भूरा दिया हुआ भी था। ठीक है, लेकिन हम 100% गारंटी नहीं कह सकते कि इसका रंग भूरा ही होता है। ठीक है, लेकिन एक जगह हमको मिला है तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो पित्त से जो आपका मल बनता है, इसी यही आपका जो है एक डिक्शनरी है उसमें मिला था कि पित्त का स्त्राव लीवर से होता है और उसके बाद यह कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से इसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, और पित्त रस के बाद ही आपका मल बनता है, तो मल का रंग भी भूरा होता है और यह मल के रंग में भूरा मल को जो है रंग में भूरा बना देता है। हालांकि मल के रंग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके खान पान का ही पड़ता है। अगर अक्सर आपके मल का रंग बदल जाता है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के एक डॉक्टर की वेबसाइट पर हमने इसको देखा था। देखिए, हर जगह से आपके लिए हम क्वेश्चन को छांट करके ले आते हैं, ऑथेंटिक प्रश्न ले आने का प्रयास करते हैं, हवा में नहीं आपको बताते। ठीक है ना, ये भूरा रंग इसका आंसर हो सकता है। बाकी हम आपका टेलीग्राम पर इसको अपडेट कर देंगे जैसे हमको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला पूछा था पामुलु कृषि जो है वो किस राज्य में होती है? तो जो पामुलु कृषि है ना, वो झूमिंग कृषि का एक रूप होता है। तो यहाँ पर मणिपुर में झूमिंग कृषि को पामुलु कृषि कहा जाता है। देखिए, इसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग
और मणिपुर में इसको जो है मणिपुर में पामलू कृषि कहते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। झूमिंग कृषि से आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, ह्यूगो लॉरिस किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ह्यूगो लॉरिस जो है वो आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देखिए। तो ह्यूगो लॉरिस, डोमिनिक लॉरिस का जन्म जो है 26 दिसंबर 1986 को, एक फ्रांसीसी पेशेवर फुटबॉलर है जो प्रीमियर लीग क्लब टोटेनहैम हॉटस्पर के लिए खेलते हैं। अब इतना पूरा इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आपको बता दें, यह एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है। ये पूछा क्यों गया है? तो इन्हें जो है गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार इन्होंने जीता है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिवस आज आपके पूछे गए हैं। सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। देखिए, तो विश्व लीवर दिवस जिसे WLD मानव शरीरों में यकृत के बारे में जागरूकता और महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण जो है कौन करता है? शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन में मस्तिष्क वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन सही आंसर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती क्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है रीढ़ की हड्डी के नियंत्रण में होती है और आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो भी आपका रीढ़ की हड्डी के नियंत्रण में होता है। वाट का मात्रक पूछा था। अब देखिए, अभी तक पूछा जा रहा था कि वाट किसकी इकाई होती है, आप बता दे सकते की इकाई है, लेकिन आज जो है इसका मात्रक पूछ लिया है। तो इसका मात्रक 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस Q जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में कुछ इस तरह के ही सारे ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए, तो वाट की अगर बात करते हैं तो वाट जो है शक्ति का SI व्युत्पन्न इकाई होती है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। 1 वाट 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड के समकक्ष होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संबंध में 1 वाट कार्य करने की दर होती है। ठीक है ना। जब एक वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से 1 न्यूटन बल के विरुद्ध लगाया जाए तो ये आपका जो है वाट कहलाता है। ठीक है, बस आपको इतना बताना था कि वाट की मात्रा क्या होता है, वो हमने आपको बता दिया है। 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां और कितनी धाराएं थी? सही आंसर है 321 धारा और 10 अनुसूचियां 1935 के अधिनियम में थी। ये आपका ऑप्शन में दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धारा और 10 अनुसूचियों के साथ में इसको जो है पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस द्वारा 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस का आयोजन शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ी जहांगीराबाद में किया गया था, जहां पर प्रदेश के कई मंत्री उपस्थित रहे थे। अब देखिए, ये कितना कठिन प्रश्न है, कितना टफ प्रश्न है। एक कन्या विद्यालय में आपने कोई उत्सव मनाया है, कोई मतलब दिवस मनाया है, और वही आपने आपके एग्जाम में पूछ लिया है। यही MP से 2 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो ज़्यादा डीप MP आ रही है तो ज़्यादा MP पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, युद्ध पर शांति की जीत के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कलिंग महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन में कलिंग महोत्सव दिया हुआ था। ठीक है, तो यह त्यौहार जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। यह एक मंच पर लोक शास्त्रीय और सामरिक नृत्य के रूप में सामरिक नृत्य को एक साथ लाता है, इसलिए इसे सामरिक नृत्य भी कहा जाता है। कलिंग उत्सव की शुरुआत एक प्रसिद्ध भुवनेश्वर आधारित इतालवी ओडिसी नर्तकी इलियाना सिटीरिस्टी ने की थी। इनका नाम जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। कलिंग के रक्त युद्ध के बाद राजा अशोक ने शांति की तलाश की, इसलिए उड़ीसा में इस संस्कृति उत्सव को प्रत्येक वर्ष युद्ध पर शांति के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया था? अभी तक पूछते थे साइमन कमीशन भारत कब आया, आप आंसर 1928 लगा देते थे, लेकिन आज पूछा है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी थी। साइमन कमीशन का जो आपका आयोग है 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को जो है भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, और इसका मुख्य कार्य था कि माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड जो सुधार था उसकी जांच करना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो कब आया था, कब बना था, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार है। देखिए, अभी तक बहुत सिंपल अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 बता दीजिए, अनुच्छेद 14, 15 बता दीजिए। अब आपसे कठिन अनुच्छेद पूछ रहे हैं भाई, तो अनुच्छेदों के ऊपर भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो उन लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है जिनका एग्जाम जून में है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका हम बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश में बताते हैं, इंग्लिश में क्या क्या आया था। शेरशाह सूरी मुगलों की सेना में कब शामिल हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पता चला है 1527-28 के बीच में शेरशाह सूरी जो है उसने जो है मुगलों की सेना में बाबर के लिए कार्य किया था। तो 1527-28 शेर खान ने बाबर की सेना में काम किया था। 1539 के चौसा युद्ध में हुमायूं को इसने हरा दिया था। GT रोड का जो निर्माण है वो भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? अब अगर ऑप्शन में आपको अंतिम पंघाल मिल जाता तो आप बिल्कुल आंसर सही लगा देते कि अंतिम पंघाल ही जीता था, लेकिन अंतिम पंघाल ऑप्शन में ही नहीं था भाई। निशा दहिया, इन्होंने भी जो है यहाँ पर रजत पदक जीता है कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, और यही ऑप्शन में था और यही आपका आंसर था। ठीक है, चलिए देखिए, तो भारत की निशा दहिया ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक जीता है। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चोट के बाद वापसी करने वाली निशा फाइनल में पहुंची, लेकिन जापान की एमी सी से 10-0 से हार गई और यह उपविजेता रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा, लगभग 6 से 7 प्रश्न करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। तो करंट अफेयर की वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की स्थापना कब की गई थी? तो 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की स्थापना की गई थी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इतने प्रश्न भाई आपके लिए अभी तक किसी ने नहीं लेकर के आए होंगे। ठीक है ना, देखिए, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वर्ष 1968 तक खुफिया ब्यूरो आईबी भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन 1962 में 1965 के युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसी नाकाम हो गई। उसके बाद सरकार ने बाहरी खुफिया ऑपरेशन के लिए 1968 में अलग से रॉ की स्थापना की थी। ठीक है, सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए, भारत में भारत स्टेज 4 कब लागू हुआ, यानी कि जो IBS 4 है, IBS 4 BS 4 जिसे हम कहते हैं, ये कब लागू किया गया? सही आंसर आपका 2017 हो जाएगा और 2017 आपका ऑप्शन में भी दिया था। तो भारत स्टेज IBS यानी कि जिसे हम BS 4 कहते हैं, BS 4 आपका 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के भी काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए, एजिटिव प्रश्न ही मिल गए। देखिए, हरिजन जान पीत अतिगाढ़ी सजल नयन पुलका अतिबाढ़ी में कौन सा रस है? ठीक है, इसमें संयोग श्रृंगार रस होगा, जहाँ तक मेरा यही मानना है। ठीक है, जब हनुमान जी गए थे तो सीता जी ने हनुमान जी को देख करके, अब इसके ऊपर तो गाना भी एक बनाया ना, आपने सुना भी होगा, एक मतलब कि जो है गाना चला हुआ है। ठीक है ना, अलंकार का एक प्रश्न था, विद्या जो है किस सबसे मिलकर बनाया, यानी कि विद्या को आपको तोड़ करके दिया हुआ था, वी वा प्लस ई प्लस दा प्लस या, इससे मिलकर क्या बनेगा? तो सही आंसर उसका विद्या था। ठीक है, ता और रा मिलकर के क्या बनता है आपको पता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ता और रा मिलकर के त्रा बनते हैं। तो हमारा एग्जाम एनालिसिस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इज्जत करना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो सर के बल चलना, ये ऑप्शन दिया था, सर के बल जो चलना है यही आपका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, 2 मुहावरे आज पूछे गए थे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है 3 आपके वाक्य पूछे गए थे जो आपके शुद्ध अशुद्ध थे। ठीक है, उसमें शुद्ध मतलब कि वाक्य शुद्धि आपसे पूछी गई थी। 2 प्रश्न विलोम के थे, 1 प्रश्न आपका समानार्थी का, और शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पूछे गए थे। ठीक है, चलिए बात इंग्लिश की करते हैं। तो इंग्लिश में आज 6 PQRS पूछे गए हैं और घबराइए नहीं, PQRS सिंपल लेवल वाले पूछे जा रहे हैं। पहला और छठवां ये सब दे करके अब नहीं पूछा जा रहा है, आज तो नहीं पूछा गया था, आगे का पता नहीं है। वो सीधे PQRS दे रहे हैं, यानी कि PQRS दे रहा है, इनको लगाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल वाला PQRS आ रहा है। लगभग 6 प्रश्न आज आपके PQRS के पूछे गए थे। PQRS पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना PQRS, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको इसी स्क्रीन पर PQRS वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसको आप देख करके जाएंगे तो आप आसानी से PQRS सॉल्व कर सकते हैं और 6 के 6 पूरे ही आप सही कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 2 प्रश्न एंटो के थे, 2 प्रश्न सिनो के थे, और पहली बार सुने गए हों ऐसे एंटो सिनो के प्रश्न थे, तो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, पैसिव वॉइस की बात करते हैं, 3 प्रश्न आपके एक्टिव पैसिव से थे, 2 प्रश्न नरेशन से थे, ग्रामेटिकल एरर आपका 2 आया था, और सेंटेंस एरर जो भी आपका 2 से 3 सेंटेंस एरर भी आया था, यानी कि पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था ऐसे करके। और फिर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बताइए कौन से में जो है एरर है, ऐसा प्रश्न आपका 2 से 3 देखने को मिला था। चलिए बात मैथ की करते हैं। मैथ में सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न आए थे और काफ़ी कठिन, काफ़ी बड़ा ऐसा सिंप्लीफिकेशन था, उसका आंसर जो है बता रहे हैं कि नहीं आ रहा था, गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 1 प्रश्न आपका एज का आया था, 2 प्रश्न आपके ट्रेन से पूछे गए थे। चलिए अब यहाँ से प्रश्न देखते हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितना सेंटीमीटर होता है यह आपसे पूछा गया था और 10 की घात में आंसर दिया था। ठीक है, त्रिभुज, 1 प्रश्न आपका त्रिभुज से पूछा गया था। ठीक है ना, त्रिभुज ऐसे बना हुआ था ABC, फिर उसमें बोला था इसको ऐसे तोड़ देते हैं, ये पूरा जो है आपका A हो जाता है, ये आपका B हो जाता है, ये आपका C हो जाता है। तो बताइए कि आपकी B और ये आपका D है, तो बताइए B और D की लंबाई क्या होगी, ये आपका उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए बार ग्राफ से 1 प्रश्न था जिसमें कि आपका एवरेज पूछा गया था बार ग्राफ में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आपका एक माध्य वाला प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी सिंपल माध्य था, खाली जोड़ करके आपको डिवाइड लगाना था, सिंपल माध्य था। ठीक है, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे गए थे और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे, प्रश्न भी आपको नीचे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए परसेंटेज के 2 प्रश्न थे। अब यहाँ से प्रश्न देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो आपको दर बताना था कि क्या दर होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 17% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को 7% ही बढ़ाना चाहता है, तो शुरुआती मूल्य आपको ज्ञात करना था कि चीनी का शुरुआती मूल्य कितना
कितना था। ठीक है, एक प्रश्न आपका रेशियो का आया था। अब एक प्रश्न था कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके गुणनफल जो 320 है, उनका योगफल आपको ज्ञात करना था और बताया कि इसका आंसर जो है वो 36 आ रहा था। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है बी की चाल ए की चाल से 22.5% अधिक है। वे दोनों क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है यदि उनकी दूरियों का अंतर जो है वो 88 किलोमीटर दिया हुआ था। कुछ इस तरह का प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए दो व्यक्ति ए और बी कोई कार्य को 16 और 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एकांतर क्रम में कार्य करना शुरू किया और पूरा काम 17.75 दिनों में पूर्ण हो गया और अंत में उन्हें 3600 रुपये जो है वो उनको मिले। तो बताइए बी का हिस्सा कितना था। काफ़ी यहाँ पर टफ प्रश्न आपका मैथ का पूछा गया था। ठीक है, चलिए लेवल काफ़ी अच्छा था, इसलिए लड़कों के नंबर काफ़ी कम आए हैं। क्या क्या नंबर आए वो भी हम बताएंगे और देख लीजिए। तो किसी संख्या को 15% कम करने पर वह संख्या 51 हो जाती है। बताइए वो संख्या क्या है। ऑप्शन के थ्रू आप जाते तो उसका आंसर 60 था। 60 को 15% कम करेंगे तो ये आपकी 51 हो जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपका 60 होने वाला था। ठीक है, चलिए अब टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो टॉप 5 स्कोर हमको 72 मिला, 67 मिला, 63 मिला, 57 और 55। उसके बाद में आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर 20 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 29 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर ऐसे नंबर भी देखने को मिले, यानी कि पेपर जो है काफ़ी अच्छे लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा, कट ऑफ भी कम जाएगा। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम देने जरूर आइए। बहुत से लोग एग्जाम देने ही नहीं जा रहे हैं, कट ऑफ कम जाएगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी PDF आपको मिल जाएंगी, पुरानी सारी वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दूसरा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर बहुत सारी किताबें डली हुई हैं, क्लास नोट्स जो है यादव सर के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैम की जो इंग्लिश किताब है वो फ्री में मिल जाएगी, ब्रह्मास्त्र जो है आपका फॉर्मूला वो फ्री में मिल जाएगी। बहुत सारी किताबें यहाँ पर आपको PDF फॉर्म में फ्री में मिल जाएंगी, सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ये हमने पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको दी है। अगला भी आपकी भी किसी से पे एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को जो है इस नंबर पर जरूर भेजेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। 7052547003 इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर भेजना है। ठीक है, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे और आपकी मदद से ही दूसरों की मदद हो पाएगी। ठीक है, चलिए जब आपका एग्जाम एनालिसिस पूरा हो जाएगा तो हम आपकी कट ऑफ की भी एक एग्जैक्ट कट ऑफ की वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं अगली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। हम घर पहुंचते हैं कल सुबह, तो कल सुबह एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। बाकी जितनी भी शिफ्ट बची हुई हैं, आज शाम वाली शिफ्ट का और कल दोपहर वाली शिफ्ट का भी या कल शाम वाली शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस कल सुबह हम लेकर के आने वाले। ठीक है, कोई भी एग्जाम एनालिसिस आपका नहीं रहेगा क्योंकि प्रश्न सारे हमारे पास में आ जाते हैं। आप भी प्रश्न जरूर भेजेंगे अपना नाम के साथ में। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।